सुबह वो फिर जल्दी आ गई थी। सिया फॉर्म लड़की आज बहुत पहले से उससे बेंच पे बैठी थी। उसे देखकर मखमल की कदम तेज हो गई। कदमों की चाह पे ही उसने सर उठाया। मखमल ने देखा। उसे देखकर उसकी सी आंखों में उम्मीद के दिए जल उठे थे। सड़क खाली थी। वो दूर नारंगी सूरज तुलू हो रहा था। मलमल उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। सूरज की नारंगी शुआएं उसके पीछे छुप गई थी। तुम्हें शर्म तो नहीं आई होगी मेरे साथ ऐसा बेहुदा मजाक करते हुए? सियाफाम लड़की की निगाहें उसके हाथ में पकड़ी किताब पे झुकी। एकदम ही उसकी आंखों की जोत बुझ गई। मुझसे वापस करने आई हो? मुझसे उखड़ी उखड़ी सी मखमल ने अबरू उठाई। हम अरब दुनिया में कुरान पाक को मुसहफ कहते हैं। तुमने मुझे क्या किस्से कहानियां सुनाकर कुरान थमा दिया? ये कोई मजाक करने की किताब तो ना थी। ये तो कुरान था। कुरान था नहीं, कुरान होता है। वो दासी से मुस्कुराई तो मखमल ने शाने उचकाए। बहरहाल तुम्हें ये प्रैक्टिकल जोक करके मुझे शर्मिंदा करने पर शर्म आनी चाहिए। मैं तो क्या सोच रही थी और तुमने मुझे एक मुकद्दस किताब थमा दी। तुम तो किसी गैर मुकद्दस चीज़ की तवक्को कर रही थी क्या? जी नहीं, वो तिलमिलाई। फिर कुरान उसकी गोद में रखा। ये मेरे पास पहले से है, मुझे ज़रूरत नहीं है, बैठ कर बात कर लो। मैं ठीक हूँ। वो इसी तरह सीने पे हाथ बांधे उखड़ी उखड़ी सी खड़ी रही। अच्छा। उसने नरमी से मुसहफ की स्याह जिल्द पर हाथ फेरा तो तुमने ये पढ़ रखा है? इसकी आवाज़ में सुबह की सारी उदासी समो गई थी। हाँ, और बचपन में ही पढ़ लिया था। अल्लाह का शुक्र है कि हम शुरू से ही मुसलमान हैं। वो आदतन जता कर बोली। और तुम्हें हमारी मुकद्दस किताब के बारे में गलतफहमियाँ हैं। ये कोई फाल निकालने वाली किताब नहीं है, ना ही इसमें मेरी या तुम्हारी स्टोरी है। ला हौला वला कुव्वत। अच्छा। वो ज़रा सा मुस्कुराई। चलो फिर बैठो और मुझे बताओ कि इसमें क्या है। इसमें अहकामात हैं नमाज, रोज़े, हज, ज़कात के। वो इसके साथ बेंच पर बैठकर इसे बहुत समझदारी से बताने लगी। इसमें पुरानी कौमों के किस्से हैं, कौमे आद, समूद और बनी इसराइल। ये बनी इसराइल का क्या मतलब होता है? मतलब? वो हल्का सा गड़बड़ाई। बनी इसराइल का मतलब हुआ इसराइल के बेटे। वो पूछ रही थी या बता रही थी, खुद भी ना समझ सकी। इसराइल का मतलब अब्दुल्ला होता है। एल अल्लाह को कहते हैं। ये याकूब अलैहिस्सलाम का नाम था। हाँ, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सब पढ़ रखा है मैंने। ये सब पता है मुझे। हमें तो कोर्स में पढ़ाया गया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा वाला किस्सा। यूसुफ अलैहिस्सलाम और किस वाला किस्सा? सिया फार्म लड़की की आंखों में हैरत उभरी। यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा वाला किस्सा। अजीज़ मिस्र की बीवी का नाम जुलेखा था। क्या नहीं था? वो कंफ्यूज सी हो गई। कोई दलील है तुम्हारे पास? कोई हुज्जत? दलील? हुज्जत? वो टुकड़ टुकड़ उसका चेहरा देखने लगी। हमारे कोर्स की गाइड बुक में लिखा था। कोर्स की गाइड बुक इंसान की बात है और इंसान की बात में दलील नहीं होती। दलील सिर्फ कुरान या हदीस से पेश की जाती है, क्योंकि दोनों नाज़िल खुदावंदी होते हैं। कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं बताया गया कि उस औरत का नाम जुलेखा था। उसका लहजा नरम था। मिस्र की उस औरत से एक गलती हुई थी, एक जुर्म सरसद हुआ था, मगर अल्लाह ने उसका पर्दा रख लिया। उसका फेल तो बताया मगर नाम नहीं। और जिस चीज़ का पर्दा अल्लाह रखे वो खुल नहीं सकता। मगर हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम व जुलेखा के किस्से हर मस्जिद व मिंबर पर जाकर सुनाए। हम कैसे लोग हैं? तो उसका नाम जुलेखा नहीं था? वो सारी खफकी बुलाकर हैरत से पूछ रही थी। इस औरत का नाम राज है और मेरा और तुम्हारा रब वो राज नहीं खोलना चाहता, सो ये हमेशा राज ही रहेगा। अच्छा। उसने शाने उचकाए। पहली दफ़ा उसे अपनी इल्मी कमतरी का खफीफ सा एहसास हुआ था, मगर ये मानना उसकी अना की शिकस्त थी। सो लापरवाही से इधर उधर देखते हुए बोली, बहरहाल मुझे अफसोस है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट कुरान के बारे में गलत हैं। ये वो किताब नहीं है जो तुम इसे समझती हो, और अगर ये वो ना हुई जो तुम इसे समझती हो तो मैं सही हूँ। मुझे सब पता है। तुम्हें जो कोई इस नूर की तरफ बुलाएगा तुम उससे यही कहोगी। मगर तुमने ये तो नहीं बताया था कि ये कुरान है। तुमने तो कुछ और किस्से सुनाए थे। आखिर क्यों? अगर मैं तुम्हें तबलीग करती तो तुम उकताकर मुझसे दूर भाग जाती। अब भी तो यही होगा। वो जताकर बोली थी। तो सियाफाम लड़की ने मुस्कुराकर सर झटका। लेकिन अब तुम्हारी हुज्जत तमाम हो चुकी है। आगे तुम्हारी मर्जी। एक स्याह मर्सिडीज जन से उनके सामने से गुजरी। थोड़ी दूर जाकर उसके टायर चिरचिराते हुए रुके और वो तेजी से रिवर्स हुई। मखमल ने चौंक कर देखा। ड्राइविंग सीट पे फवाद था। वो हैरान सी खड़ी हुई। वो उसे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। वो जैसे खुलकर मुस्कुराई और बेंच पे रखा बैग कंधे पे डाला। सियाफाम लड़की ने उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा और फिर मखमल की मुस्कुराहट का। तुम्हारे पास दो रास्तों का इंतखाब था, मुस्सिफ या दिल। तुमने अपना इंतखाब कर लिया, मगर मुझे जिंदगी अफसोस रहेगा कि मैं तुम्हें मुस्सिफ की तरफ ना ला सकी। अब तुम्हें जो भी ले आए मेरा उसमें हिस्सा ना होगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। स्याह जिल्द वाले मुस्सिफ को सीने से लगाए अपना बैग कंधे पे डालकर वो उदास स्याफाम लड़की उठी और खाली सड़क पे एक तरफ को चल दी। मखमल ने देखा वो लंगड़ा रही थी। वो सर झटक कर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। जी फुआद भाई, उसने फ्रंट सीट के खुले शीशे पे झुककर पूछा। आओ बैठो। मगर वो मुतजब्ब हुई। घर तो कॉलेज का कह के आई थी। कॉलेज क्यों जाना है?
ऐसे ही फ्रेंड्स गेट टुगेदर कर रही हैं, फिर कभी चले जाना, अभी बैठो। वो हुक्म देकर जैसे कुछ और सुनने के मूड में ना था। वो मुस्कुराहट दबाए अंदर बैठी और दरवाज़ा बंद कर दिया। विंड स्क्रीन के उस पार वो लंगड़ाती स्याफाम लड़की दूर होती जा रही थी। मखमल को इल्म नहीं था कि वो इसे इस उदास सुबह में आखिरी बार देख रही है। उसका नाम क्या था, वो किधर से आई थी, वो कुछ ना जानती थी। मगर इस लम्हे उसे जाते देखकर उसे एहसास हुआ कि वो लड़की बस स्टॉप पे बस पकड़ने नहीं आती थी, बल्कि वो तो शायद इसके लिए आती थी, और शायद इसके बस पकड़ लेने के बाद यूं ही चली जाती थी। हम कहाँ जा रहे हैं फवाद भाई? फवाद ने गाड़ी आगे बढ़ाई तो वो पूछ बैठी, तुम मुझे भाई कहना छोड़ नहीं सकती? वो क्यों? धड़कन बेतरतीब हुई, मगर बज़ाहिर सादगी से बोली थी, ऐसे ही। पर हम जा कहाँ रहे हैं? ऑफिस, बताया तो था। स्टेयरिंग पे हाथ रखे जरा सा चेहरा उसकी तरफ मोड़ा और मुस्कुराया। ऑफिस? अब के वो वाकयातन हैरान हो गई, मगर आगा जान ने तो मना कर दिया था। उनसे तो मैंने रस्मन पूछा था, वो लापरवाह था। और हसन भाई ने? जहन्नम में गया हसन। तुम ऑफिस जाना चाहती हो या नहीं? जाना चाहती हूँ। इसके बिगड़ने पे वो जल्दी से बोली। वो खुलकर मुस्कुराया। ऐसे ही एतमाद से ज़िंदगी गुजारोगी तो खुश रहोगी, वरना लोग तुम्हें हज़म कर जाएंगे। ज़िंदगी से अपना हिस्सा वसूल करना सीखो लड़की। वो बहुत मूड में ड्राइवर कर रहा था और वो यकटक उसे देखे जा रही थी। उसे तो कुछ भी ना करना पड़ा था और किस्मत उसमें मेहरबान हो गई थी। और ये जो जोड़ा तुमने पहन रखा है, गालबन मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। 3 साल से, उसने तस्दीक की। अमेजिंग। ये तुम्हारी कज़न तो 3 बार से ज़्यादा एक जोड़ा नहीं चलाती, और तुम? ये 3 साल पहले ईद पर बनवाया था। मखमल ने कुर्ते के दामन पर हाथ फेर कर बगौर उसे देखा। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि नए जोड़ा बनवा सकूं। आगा जान तो बस ईद के ईद पैसे देते हैं। उसका जाने क्यों दिल भर आया था। आंखों से 2 मोटे मोटे आंसू फिसले थे। अरे नहीं मखमल, ऐसे नहीं रोते। उसके रोने पे वो परेशान सा हो गया था और गाड़ी साइड पे रोक ली। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, और जब तक मैं हूं तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसने सर उठाया। कांच सी बुरी आंखें भीगी हुई थी। और अभी ऑफिस नहीं जाते, जना सुपर चलते हैं, वहां से तुम्हारे लिए डिजाइनर वेयर लेंगे। तुम बहुत खूबसूरत हो मखमल, तुम्हें खूबसूरत चीजें ही पहननी चाहिए। वो उसके बहुत करीब मखमूर सा कह रहा था, फिर चौंका और जरा सीधा होकर एंगेंशन में चाबी घुमाई। वो सर झुकाए हथेली की पुश्त से भीगे रुखसार रगड़ने लगी। एक दिल फरेब मुस्कुराहट उस पर के लबों पे बिखर गई थी। अगर जो ताई अम्मा को पता चले कि उनका ये वलीयद मेरे आंसुओं की इतनी परवाह करता है तो कितना मजा आए। फवाद तो का वो पता था जिसके जरिए से इन सब जालिम लोगों से इंतकाम लेना था। वो इसे डिजाइनर्स आउटलेट्स पे ले गया। मखमल 1-2 दफा ही निदा सामिया वगैरह के साथ उधर गई थी। रंगों, खुशबुओं और ख्वाबों की सरजमीन, चमकते संगमरमर के फर्श और कीमती मलबूसात। उसे लगा वो किसी ख्वाब में चल रही है। सब कुछ जैसे वाकई उसके कदमों में ढेर हो चुका था। आजकल ऐसी शॉर्ट शर्ट्स का फैशन है और तुम इतनी लंबी कुर्तियां पहनती हो। एक तनकीती निगाह उस पर डालकर उसने एक जदीद तराश खराश के लिबास का हैंगर उतारा और उसके कंधे के साथ लगाया। ये ठीक है, तुम्हें कैसे लगा? अच्छा है। वो तो जैसे बोल ही ना पा रही थी। ये पैक कर दें? उसने हैंगर बेनियाजी से सेज गल की तरफ बढ़ाया और दूसरे रैक की तरफ बढ़ गया। सिद्रा की मंगनी के लिए भी कोई अच्छा सा जोड़ा तो लेना होगा ना, है ना? सिद्रा बाजी की मंगनी? वो चौंकी। हाँ, उसका रिश्ता तय हो गया है और नेक्स्ट संडे उसकी मंगनी है। तुम्हें नहीं पता? वो फॉर्मल्स के रैक से कपड़े उलट पुलट कर देख रहा था। नहीं, वो घर में गायब दिमाग रहती थी या ताई अम्मा लोगों ने ये खबर छुपा रखी थी। वो फैसला ना कर सकी। ये मंगनी के फंक्शन के लिए ले लो, अच्छा है ना? उसने एक नॉर्मल सा जोड़ा निकालकर उसे दिखाया। मखमल उसके करीब चली आई। पीकॉक ग्रीन रंग की लंबी सी सीधी कमीज, आधी आस्तीनें, साथ सिल्वर चूड़ीदार पजामा, गहरे सब्ज कमीज पे भी गले और दामन पे सिल्वर मोतियों का नाजुक काम था। टिपिकल नहीं मगर बहुत क्लासिक सा है। ये भी पैक कर दें? उसके चेहरे पे पसंदीदगी देखकर उसने वो भी सेज कर को थमा दिया। बस बहुत हैं फवाद भाई, मैं इतना सब घर में कैसे लेकर जाऊंगी? जब वो अगले बुटीक की तरफ बढ़ा तो उसने घबरा कर रोक दिया। वाकई ये तो मैंने सोचा ही ना ही। चलो फिर कुछ छोटी मोटी चीजें ले लेते हैं, जूते, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी और ये सब और सिल्वर के साथ मैचिंग कांच की चूड़ियां दिलवाकर उसके बसद इसरार बिल आकर फवाद ने बस कर दी। मेरा दिल करता है मखमल कि मैं तुम्हें पूरी दुनिया खरीद कर दे दूं। पता नहीं क्यों वो फ्रंट सीट का लॉक खोलते हुए कह रहा था और वहीं दरवाजे के हैंडल पे हाथ रखे गुमसुम सी उसे देख रही थी। यही सब तो चाहिए था उसे, उसने मगर कभी सोचा ही ना था कि ये इतनी आसानी से हो जाएगा। फिर वो इसे फैक्ट्री ले आया। हेड ऑफिस में पापा और हसन होते हैं, असद चचा और गुफरान चचा पिंडी वाली ब्रांड में होते हैं, जबकि मैं फैक्ट्री साइड पे। तुम आज से रोजाना इधर मेरे साथ काम करोगी। मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब काम सिखा दूंगा। ठीक
ٹھیک ہے مگر میں گھر میں کیا کہوں گی؟ تم ٹیوشن پڑھانے جاتی ہو نا، تو بس تمہیں ایک ٹیوشن اور مل گئی۔ مسرت چچی کو شاپنگ کے بارے میں یہی کہہ دینا اور باقیوں کو کچھ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں، رائٹ؟ اب چائے لوگی یا کافی؟ وہ اپنی سیٹ سنبھالتے بے نیازی سے ہدایت دے کر فون کی طرف بڑھا تو وہ توانیت سے مسکرا دی۔ کافی، اور اس کے مقابل کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ گڈ، وہ بھی مسکرا دیا۔ مسکراتے ہوئے وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ اس روز فواد نے اسے کوئی کام نہ کرنے دیا۔ بس ادھر بیٹھ کر مجھے آبزرو کرو اور سیکھو کہہ کر اسے اپنے سامنے بٹھا دیا۔ کام کرتے وہ گائے بگائے نگاہ اٹھا کر اسے مسکراتا دیکھتا تو وہ ہنس پڑتی۔ وہ دن اسے اپنی زندگی کا بہترین دن لگا تھا۔ اماں، مجھے دوسری ٹیوشن بھی مل گئی ہے، سو آئندہ صبح جایا کروں گی۔ مسرت اپنے کاموں میں الجھی تھی سو دھیان نہ دیا۔ اس نے خاموشی سے سارے کپڑے اور چیزیں الماری میں رکھ دی۔ پھر روز کا یہی معمول بن گیا۔ نادیہ کے والد کی اکیڈمی سے اس نے مہینے بھر کی چھٹی لے لی اور صبح سے شام ڈھلے فواد کے ساتھ فیکٹری چل جاتی۔ اس نے آغا جان سے پیسے مانگنے چھوڑ دیے تھے اور جب سدرا کی منگنی کے لیے آغا جان نے اسے کپڑے بنوانے کے لیے چند 100 دینے چاہے تو اس نے بے نیازی سے انکار کر دیا۔ تھینک یو آغا جان، مگر میرے پاس پہلے ہی بہت ہیں، 3 ٹیوشنز پڑھاتی ہوں، میرے خرچے پورے ہو ہی رہے ہیں، پھر بھی اگر چاہیے ہوئے ہوں گے تو آپ سے مانگ لوں گی۔ آغا جان اور تائی مہتاب نے پھر کبھی اس کے شام کے گھر آنے پر اعتراض نہ کیا۔ مخمل ان سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتی تھی اور انہیں کیا چاہیے تھا؟ سیڑھیوں کے ساتھ لگے قد آدم آئینے کے ساتھ کھڑی وہ کان میں جھمکا پہن رہی تھی۔ جھمکا چاندی کا تھا، اس کے سلور چوڑی دار پجامے جیسا اور سبز قمیض پہ بھی ایسا سلور کام تھا، اور دوپٹہ تو یوں تھا جیسے سبز آسمان پہ تارے بکھرے ہوں۔ چھوٹی آستینوں سے اس کے گورے گداز بازو نمایاں تھے اور نازک کلائیوں میں بھر بھر کے سلور اور سبز چوڑیاں، ہلکا سا میک اپ اور سنہرے بھوری بال سیدھے شانوں پہ بکھرے تھے۔ جھمکا کان میں جا کے ہی نہیں دے رہا تھا، وہ چوڑیوں بھرے دونوں ہاتھوں سے جھمکے کو کان کے سوراخ میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب باہر لان میں جمع تھے۔ منگنی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا اور اس کی ایک تیاری رہتی تھی۔ اف، اوہ ہو، اس نے جھنجھلا کر جھمکا کان سے ہٹایا۔ کان کی لو سرخ پڑ چکی تھی۔ اب کیا کروں؟ اسی پر آئینے میں اس کے پیچھے فواد کا چہرہ ابھرا۔ فواد بھائی، وہ حیران سے پلٹی۔ آپ ادھر؟ سب تو باہر ہیں، تم بھی تو ادھر ہو۔ وہ بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، بلیک سوٹ میں وہ اتنا سمارٹ بندہ بنا پلک جھپکے جیسے محبوب سا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی نظریں بلا ارادہ ہی جھک گئی۔ تم کتنی خوبصورت ہو مخمل۔ مخمل کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے بامشکل پلکیں اٹھائی۔ وہ انہی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی حدت اس کے سرخ رخسار پر پڑنے لگی۔ وہ جھمکا پہنا نہیں جا رہا۔ وہ گھبرا کر جیسے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ادھر دکھاؤ۔ فواد نے اس کے ہاتھ سے جھمکا لے لیا۔ وہ ذرا سا جھکا اور ایک ہاتھ سے اس کا کان پکڑا، دوسرے سے جھمکا ڈال دیا۔ لو، اتنی سی بات تھی اور تم نے پورا کان سرخ کر ڈالا۔ اس نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے سے اس کے بھورے بالوں کو چھوا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بھی سنبھل کر جھمکے کا سہارا لینے لگی۔ ایک دم ہی فواد کچھ کہے بنا باہر نکل گیا۔ وہ جو پچھلے لمحے کے فسوں میں کھوئی تھی چونک کر پلٹی۔ وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ یہ کیا؟ وہ الجھ کر آئینے کی طرف پلٹی تو ٹھٹک گئی۔ حسن سیڑھیوں کے اوپر کھڑا تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا کر جلدی بالوں میں برش پھیر کر جانے لگی، مگر حسن سیڑھیاں تیز تیز پھلانگتا نیچے آیا۔ اور اگر آج کے بعد میں نے تمہیں فواد کے 10 فٹ کے قریب بھی دیکھا تو ٹانگیں توڑ کر گھر بٹھا دوں گا، سمجھی؟ غصے سے اس کی کلائی پکڑ کر اس نے اتنے زور کا جھٹکا دیا کہ وہ چیخ پڑی۔ حسن بھائی، آئی سمجھ یا نہیں؟ اس نے دوبارہ جھٹکا دے کر اس کی کلائی چھوڑی اور ایک حسیلی نگاہ ڈال کر لمبے لمبے ڈھک بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ ساکت سی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اس نے سب چوڑیوں والی کلائی تھامی تھی اور آدھی سے زیادہ چوڑیاں تو ٹوٹ کر گرنے لگی تھی۔ بہت سا کانچ اسے چبھ گیا تھا اور جگہ جگہ خون کے قطرے رسنے لگے تھے۔ یہ حسن بھائی، انہیں کیا ہوا؟ وہ دکھ سے اپنی زخمی کلائی دیکھتی رہ گئی۔ سبز کانچ کے ٹکڑے فرش پہ بکھرے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یتیم ہونے کا یہ مطلب تھا کہ جس کا دل چاہے اس پہ ہاتھ اٹھائے۔ وہ آنسو پیتی اندر لگے زخم کو بمشکل برداشت کا مرہم لگاتی جھک کر کانچ چننے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ خوب روئے، مگر خود کو سنبھالے وہ دوسری نے چوڑیاں پہن کر باہر آ گئی۔ سدرا بڑے صوفے پر دلہن کی طرح سجی سوری بیٹھی تھی۔ عام سی شکل کی سدرا بہت میک اپ کے باوجود بھی عام لگ رہی تھی۔ اس کا منگیتر قدرے موٹا تھا اور خاصا شرمایا ہوا بھی۔ اس میں کچھ بھی ایسا نہ تھا کہ کوئی متاثر ہوتا، اور ندا اور سانبھیا تو مسکرا کر دل جلے تبصرے بھی کر رہی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ مہتاب تائی کی کسی سیکنڈ کزن کا بیٹا تھا، یہیں اسلام آباد میں ایک اچھی پوسٹ پر کام کر رہا تھا۔ جانے کب رشتہ آیا اور ہاں ہوئی۔ اسے اور مسرت کو تو غیروں کی طرح خبر دی گئی تھی۔ لان میں کمکموں اور روشنیوں کی بہار تھی۔ وہ جس وقت باہر آئی تو رسم ہو رہی تھی اور سمندنیں ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہی تھی۔ وہ سب ہنس بول رہے تھے۔ وہ خاموشی سے گھاس پہ چلتے
چلتی ہوئی ایک کرسی پہ آ بیٹھی۔ اس کا دل اداس اور آنکھیں غمگین تھی۔ فواد بھی وہیں اسٹیج پہ کسی کی بات پہ ہنستا ہوا اپنے بینائی کو مٹھائی کھلا رہا تھا۔ مخمل نے ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھا۔ اسٹیج کے سامنے گھاس پہ ساڑی میں ملبوس فضا اپنی کسی جاننے والی خاتون سے حسن کا تعارف کرا رہی تھی۔ حسن کے بازو کو تھامے وہ بہت فخر سے اس کے متعلق بتا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ان خاتون سے بات کر رہا تھا۔ اس نے بھی بلیک ٹونر سوٹ پہن رکھا تھا اور بلا شبہ وہ بہت گڈ لکنگ لگ رہا تھا۔ مخمل نے دکھ سے اسے دیکھا۔ اسی پل اسے حسن سے بڑا منافق اور دوگلا شخص کوئی نہ لگا تھا۔ اس نے اس کی نازک کلائی کو ہی نہیں اس کے دل کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ سارے فنکشن کا مزہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ اتنی بد دل اور غمزدہ بیٹھی تھی کہ احساس ہی نہیں ہوا وسیم کب اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ آج کتنوں کو گرانے کا ارادہ ہے سرکار؟ وہ ایک دم بہت قریب آ کر بولا تو وہ اپنے ازلی لفرانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ بڑے لشکارے ہیں چھوٹی کزن، خیریت؟ وہ میں نے ہیزی سے پھر مسکرایا تو وہ گھبرا کر اٹھی اور لڑکیوں کے گروپ کی طرف بڑھ گئی، ساتھ ہی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ وسیم ادھر ادھر گھومتے مسلسل اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ وہ بچتی بچاتی لوکوں میں ہی گری رہی۔ وہ سب کزنز بہت خوش اور ایک ساتھ مکمل نظر آ رہے تھے۔ صرف وہ ایک فالتو کردار تھی۔ حالانکہ کتنی ہی عورتوں نے پوچھا تھا کہ یہ سبز اور سلور کپڑوں والی لڑکی کون ہے، وہ تھی ہی اتنی منفرد اور الگ، مگر ہر شے سے بے خبر وہ سارا وقت افسردہ ہی رہی۔ سدرا کی منگنی پہ جتنے شغل اور مزے کا اس نے سوچا تھا اس سے بڑھ کر وہ بد مزہ ہوئی تھی۔ فواد سے آفس میں چھوٹے موٹے کام دینے لگا تھا، زیادہ تر اسے سپرویژن ہی لگا تھا۔ یہ ڈرافٹ بنوانا ہے اپنی نگرانی میں فائنانس کے ذاکر صاحب سے بنوا لاؤ، اس چیک پہ سائن کروانے ہیں مفتی صاحب سے کروا لاؤ، اور یہ سارے کام بہت اعتماد طلب ہوتے تھے۔ اسے اچھا لگتا تھا کہ وہ اس پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ دوپہر کا کھانا وہ اکٹھے ہی کھاتے، باقی وقت وہ اپنے آفس میں کام کرتا تو مکمل اپنے کیبن میں بیٹھ کر دوسروں کا بغور مشاہدہ کرتی۔ کبھی کبھی اسے احساس ہوتا کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی نہ تو وہ زیادہ کام کے بارے میں سمجھ پائی ہے اور نہ ہی وہ فواد سے زیادہ قریب آئی۔ وہ ہمیشہ اس کی پسند کی چیزیں منگواتا، اس کی اسٹڈیز اور مشاغل کے متعلق ہلکی پھلکی گپ شپ کرتا، مگر اس شام آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جھمکا پہنانے جیسی بے خودی اور جرأت پھر اس نے نہیں کی تھی۔ اس روز وہ صبح فواد کے ساتھ آفس نہیں گئی تھی۔ دوپہر میں اسٹاپ پہ آنا تھا، میں تمہیں پک کر لوں گا، آج مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ صبح دھیرے سے کہہ گیا تھا۔ اب وہ مسرور سی دوپہر کے انتظار میں اوپر ٹیرس میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ جانے فواد کو کیا بات کرنی تھی، اتنا کیا خاص کام تھا؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھی چائے کی سپ لیتی سوچے جا رہی تھی۔ نگاہیں یوں ہی سامنے والوں کے لان پہ بھٹک رہی تھی۔ وہاں گھاس پہ سفید چادریں بچھی ہوئی تھی اور ان سفید پہ شلوار قمیض اور ٹوپیوں والے مدرسے کے بچے ہل ہل کر سپارے پڑھ رہے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹی میز تھی، اس پہ ایک بڑا سا قرآن پاک اور کچھ سپارے رکھے تھے، ساتھ ہی اگر بتیاں جل رہی تھی۔ وہ بلا ارادہ ہی بڑے بند قرآن کو دیکھے گئی۔ ذہن کے کسی نہاں خانے سے وہ چہرہ نکل کر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا، سیاہ فام لڑکی کا چہرہ، سیاہ آنکھیں اور موٹے موٹے سیاہی مائل ہونٹ۔ وہ مصحف کو سینے سے لگائے لنگڑاتی ہوئی سڑک پہ دور جا رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے وہ منظر یاد آتا تو یوں لگتا کہ شاید جاتے سمے اس کی سیاہ آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کیوں رو رہی تھی وہ سمجھ نہ پائی تھی۔ اسی طرح بچے ہل ہل کر سپارے پڑھ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کونے میں بیٹھے ایک بچے نے سپارے کا صفحہ الٹتے ہوئے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر 2 صفحے الٹ دیے۔ چند لمحے بعد اس نے پھر نگاہ آس پاس گھمائی اور کسی کو متوجہ نہ پا کر 3 صفحے پھر سے گٹھے الٹ دیے اور پھر بلند آواز میں لہک لہک کر پڑھنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مخمل ہنس دی۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی دانست میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، یا پھر شاید رب کو، وہ جان نہ پائی۔ بچے آہستہ آہستہ اٹھ کر سپارے رکھنے لگے، یہاں تک کہ سارے سپاروں کا واپس میز پہ ڈھیر لگ گیا تو قاری صاحب نے قریب کھڑے ملازم کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ قرآن خوانی ہو چکی ہے، بریگیڈیئر صاحب کو بلا دیجیے کہ دعا میں شرکت کر لیں۔ ملازم سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ وہ فواد کو بھول کر دلچسپی اور تجسس سے ریلنگ میں جھکی ساری کارروائی دیکھنے لگی۔ چائے کا کپ اس نے ایک طرف ڈال دیا تھا۔ چند منٹ بعد ملازم برآمدہ عبور کر کے لان میں اتر آیا۔ قاری صاحب جو منتظر سے بیٹھے تھے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ سر کہہ رہے ہیں کہ وہ بیزی ہیں، دعا میں شرکت نہیں کر سکتے، مگر آپ کا شکریہ، آپ نے قرآن پڑھ دیا۔ سر کہہ رہے ہیں کہ انہیں سکون نہیں ہے، باقی سب ٹھیک ہے، بس یہیں دعا کروا دیں کہ انہیں سکون مل جائے۔ قاری صاحب نے گہری سانس لی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ جیسے شاکڈ سی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ دل میں نامعلوم سا فسوں اتر آیا، ایک عجیب سا احساس ندامت، عجیب سی بے کلی۔ وہ اس احساس کو کوئی نام نہ دے سکی تو چائے کا کپ اٹھا کے نیچے اتر آئی، اور پھر دوپہر تک وہ اس واقعے کو بھول بھال چکی تھی۔ اسٹاپ پہ مقررہ وقت پہ فواد کی مرسڈیز آتی دکھائی دی تو وہ خوش اور پرشوق سی بینچ سے اٹھی۔ کیسی ہو؟ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تو وہ مسکرا کر جیسے بےتابی سے پوچھ رہا تھا، ٹھیک ہوں فواد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ وہ سادگی سے کہہ کر بیگ کندھے سے اتار کر پیچھے رکھنے لگی۔ اپنے انداز سے اس نے کبھی فواد پہ یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ اس کے جذبات تک رسائی حاصل کر چکی ہے۔ وہ ہمیشہ خود کو اس کے احسانوں کے بوجھ تلے ممنون ظاہر کرتی تھی۔ آج کا دن بہت اسپیشل ہے مخمل، وہ کار سڑک پر ڈال کر بہت جوش سے بتا رہا تھا۔ آج مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے۔ جی کہیے۔
ओह नो, अभी नहीं, अभी सरप्राइज़ नहीं खोल सकता। अच्छा, ऐसा क्या है फवाद भाई, तुम खुद देख लेना। खैर, अभी तो हम शॉपिंग पे चल रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ बहुत स्पेशल लेना है, कपड़े। मगर अभी तो कोई फंक्शन करीब नहीं है ना? आज है कुछ खास। अच्छा, कौन कौन होगा उधर? मैं और तुम। उसने माँ बहम से मुस्कुरा कर उसकी आंखों में देखा। ऑफिस में वो कुछ कुछ समझ रही थी मगर अनजान बनी। ओ नो, मेरे मैरिट में आज हम साथ डिनर करेंगे। मैरिट? लम्हे बार को तो वो सांस लेना भूल गई थी। मैरिट में डिनर तो क्या, उसने कभी अंदर से मैरिट की शक्ल भी ना देखी थी। लेकिन फिर डिनर का लफ्ज़ उसे ज़रा सा परेशान कर गया। मैं इतनी रात को क्या कहकर बाहर रहूँगी फवाद भाई? नहीं, हम जल्दी आ जाएंगे और आज रात में खुद तुम्हें घर लेकर जाऊँगा सबके सामने। लेकिन ऑफ कोर्स तुम्हारे जवाब के बाद। जवाब? किस चीज़ का जवाब? कुछ पूछना है तुमसे। उसका ज़ोर से दिल धड़का। जो वो समझ रही थी सच था, मगर क्या? ये तो वहीं बताऊंगा। आओ कुछ कपड़े लेते हैं तुम्हारे। वो कार पार्क करके सीट बेल्ट हटा रहा था। मगर ये ठीक तो हैं? उसने मामूली सा एहतजाज किया। ओ नो, आज तुम्हें स्पेशल तैयार होना पड़ेगा। इसके अंदाज में नरम सी धौंस थी। वो हंसकर अच्छा कहते नीचे उतर आई। वो इसे एक खास महंगी बुटीक पर ले आया था। कपड़ों से ज़्यादा कपड़ों की कीमतें होश उड़ा देने वाली थी। वो खुद ही आगे बढ़कर कपड़े इधर उधर उलट पलट कर देखने लगा। फिर रुक कर पूछा, तुम्हें साड़ियाँ पसंद है मखमल? साड़ियाँ? वो हैरान हुई। जी, मगर वो बहुत फॉर्मल, कोई अगर मगर नहीं। ये साड़ी देखो कैसी है। उसने एक स्याह साड़ी आगे की। स्याह शिफॉन की साड़ी पे सिल्वर मुकैश बिखरी थी। वो इतनी खूबसूरत झिलमिलाती साड़ी थी कि नज़रें खैरा कर देती। अच्छी है मगर बहुत कीमती है। तुमसे ज़्यादा कीमती नहीं है, ये पैक कर दें। फिर मैचिंग जूते और एक नाजुक सा सिल्वर रंगों वाला आर्टिफिशियल कंगन लेते वक्त खासा वक्त लग गया। दोपहर ढलने लगी थी जब वो ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुए। गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी शॉप में मखमल का दिल जोर से धड़का था। क्या फवाद उसके लिए इतना कुछ कीमती लेने जा रहा था? क्या वो उसके लिए इतनी खास थी? डायमंड रिंग्स दिखाइए। वो कुर्सी खींच कर टांग पे टांग रखे बैठा कदरे में तहक्कुम और रौब से बोला। तो मखमल तो सांस लेना ही भूल गई। खुदा इस तरह चप्पड़ फाड़कर भी मेहरबान होता है, उसे आज ही पता चला था। मोहम्मद बारिश सुनार साहब ने फौरन कुछ स्याह केस सामने किए और जैसे जैसे वो स्याह केस खोलते जा रहे थे, जिगर जिगर करती हीरे की अंगूठियों से उसकी आंखें चुंधिया रही थी। सर, सॉलिटेयर में दिखा दूं क्या? हाँ बिल्कुल। वो तो बिल्कुल चुप सी बैठी थी, समझ में नहीं आ रहा था कि रिएक्ट किस तरह करे। फवाद को कोई रिंग पसंद ही नहीं आ रही थी। वो इससे राय भी नहीं ले रहा था, बस धड़ाधड़ अंगूठियां रद्द करता जा रहा था। यूं करो, तुम पहले तैयार हो जाओ, रिंग बाद में ले लेंगे। शॉप से निकलते हुए उसने घड़ी देखी। मेरी 6 से 7 की एक मीटिंग है, बहुत ज़रूरी है, मिस नहीं कर सकता। 6 से 7 तुम्हें मेरे साथ ऑफिस में बैठना पड़ेगा और फिर 7 बजे हम इकट्ठे मैरिट के लिए निकलेंगे। सो तुम अभी तैयार हो जाओ। किधर? वो वाकई हैरान हुई थी। पार्लर में। और किधर? मैंने तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले ली थी, तुम सिर्फ अंदर जाना और वो तुम्हें तैयार कर देंगे। वो उसे करीब ही पार्लर ले आया था और फिर वैसे ही हुआ जैसे उसने कहा था। मैं 1 घंटे बाद जब वो पार्लर के कद आदम के सामने आईने के सामने खड़े खुद को देख रही थी तो उसे खुद पे रश्क आया था। स्याह मुकेश की झिलमिलाती साड़ी में उसका दराज कद स्याह सिल्वर पेंसिल हीज के बाइस मजीद नुमाया हो गया था। लंबी सुराही सी गर्दन ऊंचे जोड़े के बायस बेहद दिलकश लग रही थी। जोड़े से चंद एक लिटें घंघरियाली करके उसकी गर्दन और रुखसारों पे झूल रही थी। लाइट लिपस्टिक के साथ ब्लैक स्मोक की आइज और स्याह ब्लाउज की छोटी आस्तीनों से छलकते उसके बेहद गोरे सुनहरे से बाजू जरा सी मेहनत से वो इतने सीन लग रही थी कि खुद को देख देख कर उसका दिल नहीं भर रहा था। वो बाहर आई तो वो जो इसके इंतजार में गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था बेख्तियार सीधा हुआ और फिर मबहूत सा देखता रह गया। वो साड़ी का पल्लू उंगली से लपेटते एहतियात से सैलून के बाहर की सीढ़ियां उतर रही थी। इतनी हसीन हो तुम मखमल, मुझे इतने बरस पता ही ना चला। वो जैसे मुतासब सा हुआ था। वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। थैंक यू, चलें। उसने आसमान को देखा जहाँ शाम ढलने को थी। हाँ, मेरी मीटिंग शुरू होने में ज़्यादा वक्त नहीं है, चलो। एक भरपूर मुस्कुराती निगाह उस पर डालकर वो कार का लॉक खोलने ही लगा था कि उसका सेल फोन बज उठा। इस वक्त कौन? कहते कहते उसने स्क्रीन को देखा और फिर चौंक कर फौरन कान से फ़ोन लगा लिया। जी मलिक साहब, खैरियत? जी क्या मतलब? उसने लब भेज कर कुछ देर को दूसरी तरफ से सुना। मगर आपने उनको बताया था कि मैंने ही भेजा, मगर क्यों? उन्होंने साइन क्यों नहीं किए? और एकदम से फवाद के चेहरे पर उभरती गुस्से की लहर दिखाई दी। आप सीनियर ऑफिसर हैं या जूनियर? उन्हें इससे क्या गर्ज? आपको पता है मलिक साहब, अगर उन्होंने फाइल साइन नहीं की तो सुबह तक हमारी फैक्ट्री डूब जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। उसने रुक कर कुछ सुना और एकदम जैसे बितका। क्या मतलब? मैं इस वक्त कैसे आ सकता हूँ इतनी दूर? मेरी मीटिंग है सदीक साहब के साथ 6 से 7। मैं अभी एएसपी साहब से कैसे मिलने आ सकता हूँ? क्या बकवास है? उसने झल्लाकर फ़ोन बंद कर दिया। क्या हुआ? वो घबरा कर करीब आई। मालूम नहीं अब क्या होगा। वो परेशानी से कोई दूसरा नंबर प्रेस करने लगा।
लम्हे भर को तो वो जैसे भूल ही गया था कि वो उसके साथ खड़ी है। जी राव साहब, मैंने मलक लियास को भेजा था आपकी तरफ। मगर राव साहब, इतनी भी क्या बेतबारी। उसने रुक कर दूसरी तरफ से सुना और फिर जैसे जब्त करते हुए बेबसी से बोला, आपके एएसपी का दिमाग तो ठीक है, उसका बाप जागीरदार होगा अपने गांव का। हम इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि उनकी एक कॉल पे चला आए। ना ही वो लम्हे भर को रुका और फिर मैं कुछ देर में आपको बताता हूँ कहकर वो आपको नंबर मिलाने लगा। एएसपी हमायूं दाद, जाने क्या मसला है इस शख्स का। मखमल बददिल सी उसके साथ गाड़ी के बाहर खड़ी थी। ना जाने क्या हुआ था, दिल में अजीब अजीब से वसवसे आ रहे थे। खैरियत है फवाद भाई? खैरियत ही नहीं है। एएसपी का बच्चा जान को आ गया है, कहता है कंपनी के मालिकों को भेजो तो फाइल अप्रूव होगी। मैं मुलाजमों से बात नहीं करता, अब किसको भेजूं उधर? वो अभी उसी वक्त बुला रहा है। उसके घर पहुंचने में आका जान या हसन सा को 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, और अगर ना पहुंचे तो मेरा करोड़ों का प्रोजेक्ट डूब जाएगा। वो झुंझलाकर बार बार किसी को फ़ोन मिलाता, बहुत बेबस लग रहा था। अब यही हल है कि मैं अभी उसके पास चला जाऊं और वापस आकर सदीकी साहब से मीटिंग कर लूं। और डिनर कैंसिल। उसका दिल जैसे किसी मुट्ठी में ले लिया था। करना पड़ेगा मखमल। उसने हाथ रोककर मखमल का तारीख पड़ता चेहरा देखा। आई एम सॉरी, मैं यूं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मगर मेरी मजबूरी है। वो मुलाजमों से बात नहीं करेगा, घर के बंदे को ही जाना पड़ेगा। मैं भी मुलाजिम हूँ फुआद भाई। एक ख्याल सा उसके जहन में उभरा। क्या मतलब? वो जैसे चौंका। अगर मैं आपके 2 कामों में से कोई एक काम कर दूं, तब तो हम डिनर पे जा सकते हैं ना? वो हिचकिचा कर बोली कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। अरे, मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया? तुम भी कंपनी के ओनर्स में से हो, तुम भी ये तो फाइल साइन करवा सकती हो। बल्कि यूं करते हैं कि तुम ड्राइवर के साथ फाइल लेकर चले जाओ, जब तक मैं सदीकी साहब से निमट लेता हूँ, और फिर ड्राइवर तुम्हें होटल ले आएगा। ठीक? उसने मिनटों में सारा प्लान तरतीब दे दिया। वो गहरी सांस भर कर रहेगी। ठीक है, मैं फिर चेंज कर लूँ। नहीं नहीं, ऐसे ही ठीक है। इस तरह तो तुम वाकई कोई पुरइत्माद एग्जेक्टिव लग रही हो। ये सारी बिजनेस वूमेन फॉर्मेलिटी ऐसे ही ड्रेसअप होती हैं। मैं ड्राइवर को कॉल कर लूँ, वो मुतमिन था, मगर मखमल को कदरे अजीब सा लग रहा था। वो इतनी कीमती और झिलमिलाती साड़ी में किसी फंक्शन के लिए तैयार लग रही थी, किसी ऑफिशियल मामले के लिए मौजू नहीं। लेकिन अगर फवाद कह रहा था तो ठीक ही कह रहा होगा। ये ख्याल कि वो डिनर पर जा रहे थे उसे फिर से एक्साइटेड कर गया था। सारा रास्ता वो पिछली सीट पे टेक लगाए आंखें मूंदे इस हीरे की अंगूठी के मुतल्लिक सोचती आई थी, जो फवाद यकीनन ले ली होगी। और जब वो तायम्मा से उसके सामने खड़ा होकर मखमल से शादी की बात करेगा, तब तो मानो घर में तूफान ही आ जाएगा। मगर अच्छा है, ऐसा एक तूफान इन फिरौनों को लरजाने के लिए आना चाहिए। वो पुरसुकून, मुतमिन और पुरइत्माद थी। गाड़ी तवील ड्राइववे अबूर करके पोर्च में रुकी तो वो एक सताइशी निगाह खूबसूरत से लॉन पे डालती नीचे उतरी। मैन डोर पे एक सूटेड बूटेड अधीर उम्र शख्स जैसे मुंतजिर सा खड़ा था। एएसपी हमायूं दाऊद। उसने जहन में अंदाज़ा लगाया और फाइल मजबूती से पकड़े इत्मीनान से चलती उनके करीब आई। मैं आगा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से। जी मैडम मखमल इब्राहिम, आइए। एएसपी साहब अंदर आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। उसने दरवाज़ा खोलकर रास्ता बदल दिया। वो लम्हे भर को हिचकिचाई, फिर खुद को डपटते हुए अंदर कदम रखा। रोशनियों में घिरा वो बेहद नफीस और कीमती सामान से रास्ता घर अंदर से इतना खूबसूरत था कि खुद को संजीदा रखने की कोशिश करने के बावजूद उसकी निगाहें भटक भटक कर इतराफ का जायजा ले रही थी। एएसपी साहब किधर? वो अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। वो इसके आगे तेज तेज चलते लाउंज में ले आया। सर, ये पहुंच गई हैं। उसने लाउंज में कदम रखा तो सामने बैठे शख्स को अपनी तरफ मतवज्जा पाया। वो टांग पे टांग रखे सोफे पे बैठा था। हैंडसम मगर मगरूर नकूश वाला चेहरा, जल्द से बाल पीछे किए, ब्लैक कोट में मलबूस, जिसके अंदर सफेद शर्ट के 2 बटन ऊपर से खुले थे। एक हाथ में ऑरेंज जूस से भरा वाइन ग्लास पकड़े वह बगौर उसे अंदर आते देख रहा था। एक लम्हे को तो मखमल के कदम डगमगाए। उसका पाला ज्यादातर घर के लड़कों से ही पड़ा था। फवाद और हसन खुश शक्ल थे, कुछ दौलत की चमक धमक से भी स्टाइलिश लगते थे। बाकी उसके चचाओं में कोई भी इतना मुतासर कुन शख्सियत का मालिक न था जितना सोफे में बैठा वो मगरूर सा दिखने वाला शख्स था। हैंडसम, बेहद हैंडसम। इतना वजीह मर्द उसने पहली मर्तबा देखा था। वो ना चाहते हुए भी मरगूब हो गई। वो खामोशी से उसे बगौर जानती निगाहों से देखता रहा, यहाँ तक कि वो सीधी सामने वाले सोफे पे बैठी और फाइल सामने मेज पर रख दी। अब उसका इत्मीनान किसी हद तक बहाल होने लगा था। ये फाइल अप्रूव करवानी थी एएसपी साहब। वो टांग पे टांग रखे इसके मुकाबल बैठी खासे इत्मीनान से बोली तो वो जरा सा मुस्कुराया। फिर सामने हाथ बांधे खड़े सूटेड बूटेड शख्स को देखा। इनको आगा फवाद करीम ने ही भेजा है राव साहब, मुस्कुराकर कहते हुए उसने जूस का गिलास लबों से लगाया। मखमल ने जरा चौंक कर राव को देखा, वो भी मुस्कुरा दिया था। कुछ था इन दोनों की मैनीखेज मुस्कुराहट में के दौर से इसके जहन में खतरे का अलार्म बजा। तो आप फाइल अप्रूव करवाने आई हैं?
वो इस्तज़ाइया मुस्कुराती निगाहों से कह रहा था। मखमल को उलझन होने लगी। जी, ये आगा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की फ़ाइल है। और आपकी अपनी फ़ाइल वो कहाँ है? उसने गिलास साइड पे रखा और कदरे झुककर हाथ बढ़ाकर फ़ाइल उठाई। मेरी कौन सी फ़ाइल? कुछ था जो उसे कहीं गलत लग रहा था। कुछ बहुत गलत। आप जाएं राव साहब। उसने फ़ाइल के सफ़े पलटाकर एक सरसरी निगाह डाली और फिर फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ाई। मखमल लेने के लिए उठी मगर बहुत तेज़ी से राव साहब ने आगे बढ़कर फ़ाइल थामी और जाकर आगा फुआद के ड्राइवर को कहें कि फ़ाइल अप्रूव्ड है, सुबह उनको रसीद मिल जाएगी। बेहतर सर। राव साहब ने फाइल लेकर पलटे तो वो उठ खड़ी हुई। मुझे दे दे, मैं ले जाती हूँ। वो दोनों एकदम चौंके थे और फिर रुक कर एक दूसरे को देखा। हुमायूं ने इशारा किया तो राव साहब सर हिलाकर बाहर निकल गए। आप बैठिए मदाम, ड्राइवर दे आएगा। एकदम ही उसके कानों में खतरे की घंटी जोर जोर से बजने लगी। इसे लगा वो वक्त पे गलत जगह और गलत लोगों के दरमियान आ गई है। उसे वहां नहीं आना चाहिए था। नहीं, मैं चलती हूँ। वो पलटने ही लगी थी कि वो तेजी से उठा और जोर से उसका बाजू पकड़कर उसको अपनी तरफ घुमाया। उसके लबों से चीख निकली, ज़्यादा और स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, जो कहा जा रहा है वैसे ही करो। उसके बाजू को अपनी आनी गिरफ्त में दबोचे गुराया था। लम्हे भर को तो ज़मीन आसमान मखमल की निगाहों के सामने घूमने लगे। छोड़े मुझे। वो संभल ही ना पाई थी कि हुमायूं दाऊद ने उसकी दोनों बाजू को हाथों में पकड़कर उसे झटका देकर अपने बिल्कुल सामने किया। ज़्यादा चालाकी दिखाई तो अपने पैरों पर घर नहीं जाओगी। मम मुझे छोड़ दे, मुझे घर जाना है। मखमल ने उसको परे धकेलना चाहा मगर उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। घर जाना है? घर ही जाना था तो ये इतने बनाव सिंगार क्यों किए हुए थे? उसने होले से उसकी ठोड़ी को उंगली से ऊपर किया। दूसरे हाथ से कोन इतनी मजबूती से जकड़ रखी थी कि वो हिल ना पाई और घबरा कर चेहरा पीछे किया। मैं फंक्शन पे जा रही थी। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आप फुआद भाई से मेरी बात कराएं। उन्हें बताएं कि भाई। वो चौंका। आगा फुआद तुम्हारा भाई है ना? जी जी, वो मेरे भाई हैं। आप बेशक उनसे पूछ लें। मुझे यहाँ नहीं आना था। फुआद भाई को खुद आना था।